आयुर्वेदिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। जिसमें आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें आज वन के बारे में पढ़ना है। तो वन हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, झाड़ियों, छोटे पौधों और घासों को वन कहा जाता है। वन का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। वनों को प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। तो आज हम भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक वनस्पति पढ़ें। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो ऐसी वनस्पतियाँ जो स्वतः ही हमारे धरातल पर उगाती हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इनके उगने में मानव का कोई सहयोग नहीं होता। बिना मानवीय सहयोग के ही ये हमारे धरातल पर उगाती हैं। तो आज हम भारत के वनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। भौतिक रूप से, जलवायु के रूप से काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो भारत में मुख्यतः 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसे वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। सदाबहार वन ऐसे वन हैं जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। उन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। भारत के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत का जो ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र है और इन तटीय भागों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन भागों में सदाबहार प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन वनों में महोगनी, आबनूस, बांस इत्यादि वृक्ष आते हैं। जो दूसरा है
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे वन सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सागौन, शीशम, महुआ, नीम इत्यादि प्रमुखता से आते हैं। भारत के मैदानी भागों में यह वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। इन भागों में वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, जिसके कारण ये वन इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन या झाड़ी। ऐसे वन जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा की कमी के कारण इस प्रकार के वनों की जो पत्तियाँ होती हैं वे नुकीली हो जाती हैं, कांटों की तरह हो जाती हैं, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय कटीले वन या झाड़ियाँ कहा जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से छोटी छोटी झाड़ियाँ उगती हैं। ऐसे वन भारत के रेगिस्तानी भागों में और भारत के जो वृष्टि छाया प्रदेश है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी भाग और ये महाराष्ट्र का वृष्टि छाया प्रदेश, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा की मात्रा लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन भागों में उष्णकटिबंधीय कटीले वन या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो चौथा है पर्वतीय वन। भारत के हिमालय के क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं जो ऊंचाई के अनुसार इनके प्रकार में परिवर्तन आ जाता है। लगभग 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं और 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत के पर्वतीय ढालों पर अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ सदाबहार प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, अत्यधिक ऊंचाई बढ़ने पर साथ साथ वर्षा बर्फ़ के रूप में होने लगती है। बर्फ़ के रूप में होने के कारण यहाँ के वृक्षों का आकार शंकु की तरह हो जाता है, इसलिए इन्हें शंकुधारी वृक्ष
कहा जाता है। पांचवा है मैंग्रोव वन या दलदली वन या डेल्टाई वन। इसे दलदली वन या डेल्टाई वन भी कहा जाता है। ऐसे वन जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, उन्हें मैंग्रोव वन, दलदली वन या डेल्टाई वन कहा जाता है। ऐसे वन भारत के तटीय क्षेत्रों में, सुंदरवन डेल्टा में, इन क्षेत्रों में बहुतायत से पाए जाते हैं। इन वनों में सुंदरी, नारियल, ताड़ इत्यादि के वृक्ष प्रमुख हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा सुंदरवन में एक विशेष प्रकार की वनस्पति उगती जिसे सुंदरी वन कहा जाता है। इसी सुंदरी वन के नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। तो ये भारत के वनों के प्रकार थे। आगे हम वनों से लाभ के बारे में पढ़ें। वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वनों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। बिना पृथ्वी पर, वनों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वनों से हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वन हमें अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। तो वनों से लाभ की श्रेणी में वनों के से दो प्रकार के लाभ होते हैं। पहला प्रत्यक्ष लाभ, दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ। पहला प्रत्यक्ष लाभ, वनों से होने वाले वे लाभ जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष लाभ कहा जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष लाभ ऐसे लाभ जो वनों से हम होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ते, उन्हें अप्रत्यक्ष लाभ कहा जाता है। प्रत्यक्ष लाभों में पहला है लकड़ी की प्राप्ति। वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियों की प्राप्ति होती है। ईंधन के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी इत्यादि की प्राप्ति वनों से ही होती है। दूसरा है कंदमूल फलों की प्राप्ति। भारत में वनों से अनेक प्रकार के कंदमूल, फल इत्यादि की प्राप्ति होती है।
तीसरा है जड़ी बूटियों की प्राप्ति। भारतीय वनों से अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, जिनसे अनेक प्रकार के लोगों का इलाज संभव हो पाया है। अगला है खाद की प्राप्ति। वनों से जब उसकी पत्तियां गिरती हैं तो वो सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाती हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार यह वनों से हमें खाद की भी प्राप्ति होती है। अगला लाभ है वन मृदा अपरदन में सहायक। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वन होते हैं वह मिट्टी को अपनी जड़ों से जकड़े रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी का अपरदन बहुत कम होता है, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अगला है बाढ़ नियंत्रण में सहायक। तो वन बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता करते हैं। जब मिट्टी का अपरदन बहुत कम होता है तो नदियों की तलहटी में मिट्टी जम नहीं पाती और नदियों की तलहटी ऊंची नहीं होती, और जिसके कारण नदियों में बाढ़ नहीं आ पाती। अगला है रोजगार की प्राप्ति। तो वनों से भारत में लगभग 8 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होती है। वे वनों में विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। ऐसे भारत में वनों से रोजगार की प्राप्ति होती है। अगला है सरकार को आय। भारत में वनों से के रॉयल्टी के रूप में सरकार को करोड़ों रुपए आय होती है। तो यह प्रत्यक्ष लाभ थे। अब हमें अप्रत्यक्ष लाभ पढ़ना है। अप्रत्यक्ष लाभ में पहला है जलवायु नियंत्रण। वन जलवायु को सम
और नम बनाए रखते हैं। तो भारत में वनों से जलवायु नियंत्रण का भी कार्य होता है। जिन क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों की जलवायु सम रहती है, और जिन क्षेत्रों में वन नहीं पाए जाते वहाँ की जलवायु काफ़ी उष्ण हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि राजस्थान के रेगिस्तानी मरुस्थल में जलवायु काफ़ी उष्ण है, क्योंकि यहाँ वर्षा की कमी के कारण पेड़ पौधों का अभाव पाया जाता है। दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण। जैसा कि आप जानते हैं कि जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल शुद्ध होता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण पर नियंत्रण होता है। अगला है वर्षा में सहायक। तो वन मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण भारत में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। यानी वन मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो यह वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ थे। आगे है वनों से अनेक प्रकार के उद्योग लगाए गए हैं। यानी वनों के कारण अनेक प्रकार के उद्योग संचालित होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वनों से संचालित होने वाले उद्योगों में पहला है कागज उद्योग। जो कागज उद्योग है वह वनों से ही चलाया जाता है। वनों को काट कर उससे लुगदी बनाई जाती है और फिर उसी लुगदी से कागज बनाया जाता है। दूसरा है खेल कूद के सामान। तो वनों की लकड़ियों से अनेक प्रकार के खेल कूद के सामान बनाए जाते हैं। इसमें आपका क्रिकेट बैट है, हॉकी है इत्यादि प्रमुखता से आते हैं। तीसरा है कुटीर उद्योगों। भारतीय वनों से ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कुटीर उद्योगों का संचालन किया जाता है, जैसे टोकरियां बनाना, बीड़ी बनाना इत्यादि। शहद, कत्था इत्यादि के कुटीर उद्योग वनों से ही संचालित होते हैं। वनों से ही तारपीन के तेल बनाए जाते हैं
वनों से अनेक प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जो अनेक उद्योगों में सहायक होते हैं। इस तरह ये पार्ट हम समाप्त करते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।